नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 के प्रथम चरण के सभी 30 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया था। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि आईसीटी में सी का अर्थ है। ठीक है, इसके पहले के पेपर में सेम प्रश्न आया था। ठीक है, कि आईसीटी में सी का अर्थ है, क्या वह कंप्यूटर है, केबल है, संचार है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आईसीटी में जो सी है वो क्या है? कम्युनिकेशन है। क्या है? कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन है। ठीक, तो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं संचार, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संचार है। ठीक है, संचार है। व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि आईसीटी का पूर्ण रूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, अतः आईसीटी में सी का अर्थ संचार है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी का जो मापन होता है वो किसमें करते हैं। क्या आप कंप्यूटर के मेमोरी को किलोग्राम में मापते हैं या फिर लीटर में मापते हैं, बाइट्स में मापते हैं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका बहुत आसान प्रश्न, लेकिन बस थोड़ी सी सावधानी हमें ये रखनी होगी कि विकल्प जो है एकदम सही चुनिए और अच्छे से भर लीजिए उसका गोला। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? बाइट्स में किया जाता है। अच्छा, 21 में एक बार प्रश्न बना कि एक बाइट्स बराबर कितने बिट होते हैं। ठीक है, तो एक बाइट बराबर कितना? 8 बिट होता है। ठीक है, वहां पे ये प्रश्न बना कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। ठीक है, एक एमबी में, ठीक है, एक एमबी में कितने किलोबाइट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बने तो हमें इसको ध्यान देना होगा, ये तो हमें तैयार करके जाना होगा। ठीक है, अब देखिए इसका सही उत्तर है बाइट्स। व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि कंप्यूटर मेमोरी का मापन बाइट्स में किया जाता है। 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होता है। 1 किलोग्राम में 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। हमसे ये कह रहे हैं ना कि मोजिला किसे कहते हैं। मोजिला किसे कहते हैं? क्या यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर है या एक सर्च इंजन है। ठीक है, हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि जो मोवेला होता है, ठीक है, मोवेला, मोजिला, ठीक है, हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि मोजिला, मोजिला क्या है? क्या वह एक सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर है? तो मोजिला एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि मोजिला क्या है, तो मोजिला एक क्या है? वेब ब्राउजर है। अगर एग्जामिनर हमसे यह पूछे कि मोजिला क्या है तो आपको बताना होगा मोजिला एक वेब ब्राउजर है। तो विद्यार्थियों बहुत ध्यान से सुनिए, यहीं पे याद करके चले जाइए कि मोजिला किसे कहते हैं। तो मोजिला एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, मोजिला एक वेब ब्राउजर है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। हमसे ये कह रहे हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन, ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि बताइए हमको कौन मॉड्यूलेशन और एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है। ठीक है, हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन का और डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है। क्या वो पीसी करता है, सीपीयू करता है, मदरबोर्ड करता है या मॉडेम करता है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम कौन करता है? ठीक है, मॉडेम करता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम कौन करता है? तो मॉडेम करता है। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं कि मॉडेम डी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, जो मॉडेम है वो किसका संक्षिप्त रूप है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का। ठीक है, यह एक युक्ति है जो किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट कर कर एनालॉग प्रारूप में भेजती है, और जो एनालॉग एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछ ले कि कौन मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है तो आपको बताना हो कि मॉडेम जो है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यह भी प्रश्न रिपीट है, पिछली बार की परीक्षाओं में पूछा कि मैन का अर्थ है, क्या मुंबई एरिया नेटवर्क होता है, मेगा एरिया नेटवर्क होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है या फिर मद्रास एरिया नेटवर्क होता है। तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। अगर एग्जामिनर हमसे यह पूछे कि मैन का अर्थ है, क्या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मेगा एरिया नेटवर्क होता है या मद्रास एरिया, तो आपको बताना होगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। व्याख्या को देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि मैन का अर्थ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि मैन का जो अर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे प्यारे भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, अगर हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे प्यारे भारत में, ठीक है, भारत में प्रथम
कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? क्या वह जबलपुर में स्थापित हुआ था, कानपुर में स्थापित हुआ था, कुमारगंज फैजाबाद में स्थापित हुआ था या पंतनगर में स्थापित हुआ था? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित हुआ था। पंतनगर कहाँ पे स्थित है? अभी अभी तो देखिए उत्तराखंड में है, ठीक है। किस जिले में है? तो ऊधम सिंह नगर में है, ठीक है, ऊधम सिंह नगर में है। और इसका क्या नाम दिया गया? तो ये जो है ना, हमारे जो क्या नाम है, महान स्वतंत्रता सेनानी थे गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया। तो इसका सही उत्तर होगा भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पंतनगर में स्थित है, ठीक है। व्याख्या को देखते हैं हमसे क्या कह रहे हैं। व्याख्या में ये बता रहे हैं कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। पंतनगर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में स्थित है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया था। वर्ष 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो विद्यार्थियों, आपको कुछ बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। पहली बात तो जब ये स्थापित हुआ तो उत्तर प्रदेश में था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में था और इसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, ठीक। दूसरी बात ये कि इसका स्थापना सबसे पहले 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने किया, ठीक है। तीसरी बात ये सबसे मुख्य, इसका नाम 1972 में बदला गया और महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रख दिया गया और इस विश्वविद्यालय का नाम हो गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में कौन से प्रदेश ने सर्वप्रथम प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। भारत के कौन से प्रदेश ने सर्वप्रथम प्लास्टिक के बैग, ठीक है, या कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। अब देखिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ठीक है। तो अगर देखिए सबसे पहले पूछे और ऑप्शन में सिक्किम हो, ठीक है, अगर इस ऑप्शन में सिक्किम होता तो सिक्किम सही हो जाता, क्योंकि सिक्किम ने सबसे पहले 1998 में इस पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। उसके बाद किसने लगाया? उसके बाद 2003 में, ठीक है, 2003 में हिमाचल प्रदेश ने लगाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसने लगाया? तो 2011 में हरियाणा ने लगाया, ठीक है। तो आपको विकल्पों के अनुसार, प्रश्न के स्वभाव के अनुसार आपको उत्तर देना होगा। अभी हमारा सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं व्याख्या को। हमसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में हिमाचल प्रदेश ने अगस्त 2003 में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया था। हरियाणा ने वर्ष 2011 पर प्लास्टिक बैन लगाया था, ठीक है। हरियाणा ने वर्ष 2011 में प्लास्टिक पर बैन लगाया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला 19वां राज्य बना, ठीक है। कभी आपसे प्रश्न बन सकता है कि प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य बना, ठीक है, किस स्थान पे है, उसका स्थान पूछ लेगा, तो 19वां आपको ध्यान रखना होगा। अब कब हुआ? तो 18 में। और देखिए बहुत आसान है, 18 में तो बना, वर्ष 2018 में, और राज्य की संख्या, ठीक है, 19वें नंबर का राज्य बना, ठीक है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1998 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य सिक्किम है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहे हैं कि सामाजिक वानिकी के अंतर्गत, ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब किस प्रकार के, मतलब सामाजिक वानिकी के अंतर्गत मतलब आप किस प्रकार का वृक्ष लगाइए, इसके लिए क्या प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब किस प्रकार का आपको वृक्ष लगाना है। क्या फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चारे उपलब्ध कराने लायक वाले को प्रोत्साहित, ईंधन लायक, बहुउद्देशीय प्रकार, ठीक है। तो मल्टीपर्पस टाइप होगा, ठीक है, मल्टीपर्पस टाइप के वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। व्याख्या को देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1976 में ईंधन, चारा, लकड़ी और छोटे मोटे वन उत्पादों की पूर्ति करने वाले पेड़ लगाने के कार्यक्रम के लिए सामाजिक वानिकी शब्द प्रस्तावित किया था, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ ले कि सामाजिक वानिकी शब्द प्रस्तावित किसने किया, ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि देखिए ये भी प्रश्न रिपीट है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, ठीक है। क्या वह कर्नाटक है, कर्नाटक है, केरल है, हाँ, तो या फिर असम है या अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो कौन है, असम है या अरुणाचल प्रदेश है? तो आपको उत्तर जान के जो है, कौन सबसे पहले? कर्नाटक है, कर्नाटक है जो कॉफी के उत्पादन पे फर्स्ट स्थान है, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम स्थान है, कर्नाटक का प्रथम स्थान है, ठीक है, कर्नाटक का प्रथम स्थान है, ठीक है। हमारे भारत देश में कर्नाटक का क्या है? प्रथम स्थान है, ठीक है।
कॉफी के उत्पादन में, ठीक है। जैसे ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत को लीजिए, ठीक है। यहाँ सबसे पहले कर्नाटक लगभग 71%, ठीक है। उसके नीचे केरल, ठीक है, केरल लगभग 20%, ठीक है। उसके बगल में क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु 5% है। और उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान आता है, ठीक है। तो कर्नाटक देश के सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन लगभग 71% करता है। तत्पश्चात केरल और उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान आता है। तो विद्यार्थियों हमारे सामने अगला प्रश्न से ये पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है। मतलब एक आम है, ठीक है, उसमें बीज नहीं होता है, ठीक है। किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है, रत्ना, बम्बई ग्रीन, ठीक है, कृष्णभोग या सिंधु, ठीक है। तो सिंधु, सिंधु एक आम का टाइप है, ठीक है, जो बीज रहित आम है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, पुनः रिपीट हो जाए प्रश्न कि कौन सा है, ठीक है, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो इज सिंधु, ठीक है। किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है, तो सिंधु में नहीं होता है। व्याख्या को देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हमसे कहा यह जा रहा है कि सिंधु बीज रहित आम है। यह रत्ना एवं अल्फ्रांसो प्रजाति की संकर प्रजाति है, ठीक है। रत्ना को और अल्फांसो को संकर करके ये बनाया जाता है, जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहा सूफी संतों में अजमेर को, अजमेर को किसने घर बनाया, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया। क्या मोहिउद्दीन चिश्ती ने, शेख सलीम चिश्ती ने, निजामुद्दीन औलिया ने या शेख मुबारक शाह ने। प्रिय विद्यार्थियों चिश्ती परंपरा को, ठीक है, सूफी को लाने का, जी सूफियों को जो है भारत में लाने का श्रेय किसे है, मोहिउद्दीन चिश्ती को है, ठीक है। तो अजमेर को घर किसने बनाया, ठीक है, अजमेर को, अजमेर को घर किसने बनाया था, ठीक है। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया था, तो मोहिउद्दीन चिश्ती ने, ठीक है, मोहिउद्दीन चिश्ती ने अजमेर को घर बनाया। अब देखिए ख्वाजा मोहिउद्दीन हसन चिश्ती भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार करने हेतु आए एवं अजमेर में बस गए, ठीक है, अजमेर में बस गए मोहिउद्दीन चिश्ती, ठीक है। जहां उनकी मृत्यु हुई उसी स्थान पर उनकी मजार स्थित है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। क्या लॉर्ड हेस्टिंग थे, विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे या लॉर्ड कर्जन थे। प्रिय विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल 1833 से 1835 था। वारेन हेस्टिंग फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग किसका था, तो वह फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल 1773 से 1785 था। इसके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, 1773, बंगाल की सुप्रीम काउंसिलिंग, ठीक है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी एवं भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद इत्यादि हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो आपको बताना होगा कि भारत का पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। प्रिय विद्यार्थियों यह प्रश्न पुनः रिपीट हुआ है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्या लखनऊ, मद्रास, बेलगांव या कराची, ठीक है। तो बेलगांव के अध्यक्ष थे, ठीक है। एक ही मात्र इन्होंने एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता थी की थी, कब की थी। अब देखिए कभी ये प्रश्न बन सकता है कब की थी, तो 1924 में की थी, ठीक है। जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा में किया था, ठीक है, अध्यक्षता, उसी प्रकार इन्होंने, महात्मा गांधी ने बेलगांव में किया था। अब देखिए व्याख्या को पढ़ते हैं, हमसे कह रहे हैं महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की गई, ठीक है। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता एसी मजुमदार, ठीक है, आपसे पूछ ले कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, तो 1916 में किसने की, तो एसी मजुमदार ने की, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि देखिए अब देखिए निम्नलिखित आंदोलनों को तिथिवार लगाकर कोड में सही उत्तर चुनिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कुछ आंदोलन के नाम दे रहे हैं, आपको उन्हें क्रम से लगाना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या दे रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है,
ये कब शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू हुआ था। तो ये 1905 में, ठीक है, 1905 में शुरू हुआ, ठीक है। तो पहला विकल्प देखा जाए तो तीन विकल्प, मतलब ये तो लड़ाई हो गई, इससे खत्म। अब देखिए, अब देखा जाए कैबिनेट मिशन योजना, काकोरी ट्रेन डकैती और असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब चला? हमारे सामने ये प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब चला, ठीक है। तो ये आंदोलन कब चला था? काकोरी कांड तो मान लीजिए 1925 में हो गया, ठीक है, काकोरी कांड 1925 में हो गया, ठीक है, 1925 में हो गया, हाँ। और फिर ये मान लीजिए असहयोग आंदोलन, ये 1920 में हो गया, ठीक है, 1920 में हो गया, ठीक। असहयोग आंदोलन 1920 में हो गया, ठीक। अब देखिए कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना कब हुई, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना कब हुई? तो ये 1946 में, 1946 में, ठीक है, 1946 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले लास्ट में तो इसी को कर दीजिए, ठीक है। तो दो विकल्प हमारे सामने बचा, इसमें जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि स्वदेशी कांड 1905 में, असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920 में। और अगर हम काकोरी ट्रेन डकैती देखें तो 1925 में, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ए हो गया। अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में हुई थी। सन फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, ठीक है, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर एडमी एडमिरलिटी, ठीक है, एडमिरलिटी के प्रथम लॉर्ड एवं नौसेना मंत्री थे, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को ट्रेन से ले जा रहे सरकारी खजानों को क्रांतिकारियों द्वारा लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के पास लूट लिया गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, हमसे आगे ये कह रहे हैं कि लूट लिया गया था। यह काकोरी कांड के नाम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध है। क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक मंशा के हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने के लिए पूरी योजना बनाई गई, ठीक है। 1 अगस्त 1900 फरवरी से 1922 के मध्य महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, ठीक है। कब से कब? 1 अगस्त 1920 से लेकर कब तक? 1922 के मध्य में जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो हमारे सामने सही उत्तर क्या हो गया? पहला। सबसे पहले अब हम लोग रिवीजन करेंगे। अगर हमसे पूछे स्वदेशी आंदोलन, तो ठीक है, स्वदेशी आंदोलन पूछे, ठीक है, तो 1905 में, ठीक है, 1905 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1905 में। फिर उसके बाद हमारा असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1922, ठीक है, 1922 में, या 1920 में हम कर सकते हैं, 1920 में, क्योंकि 1920 से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद काकोरी ट्रेन कांड, ठीक है, ये कब शुरू हुआ? तो 1925 में, ठीक है, तो 1925 में। अगर हमसे पूछे कि कैबिनेट मिशन योजना, तो 1946 में, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सुईल नदी परियोजना चल रही है? प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सुईल नदी परियोजना चल रही है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, बल्कि सुईल नदी परियोजना कहाँ चल रही है? सुईल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सुईल नदी पर चल रही है, ठीक है। अगर आपको सुईल नदी पता है वो कहाँ है, तो सुईल नदी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? सुईल नदी है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? सुईल नदी है। तो सुईल नदी पे क्या चल रही है? सुईल नदी परियोजना चल रही है, ठीक है। पुनः सुनेंगे अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि किस राज्य में सुईल नदी परियोजना चल रही है, ठीक है, हमसे यह पूछे एग्जामिनर किस राज्य में सुईल नदी परियोजना चल रही है, तो हमें ये बताना होगा कि सुईल नदी परियोजना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चल रही है। कहाँ चल रही है? हिमाचल प्रदेश में चल रही है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? असम में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में कि केरल में? प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पूछा ये जा रहा है कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, ठीक है। तो मानसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? केरल में, ठीक है, केरल में पहुंचता है। केरल में, इसका सही उत्तर हो गया क्या? केरल में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मानसून जून में, ठीक है, समय भी याद कर लिया, जून में केरल में पहुंचता है, ठीक है, जून में केरल में पहुंचता है। यहाँ से
अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे, देखिए यही प्रश्न इसके पहले के पेपर में भी रिपीट हुआ था। सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? प्रिय विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं कि सीबीडीटी, ठीक है, सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? क्या व्यापार कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क या आयकर? प्रिय विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा आयकर। सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? तो सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? तो आयकर। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है, तो आयकर के साथ जुड़ा रहता है। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि सीबीडीटी किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है, तो आयकर के साथ जुड़ा रहता है। अब देखिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं, हमसे बता क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय से राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। एक और सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर नीतियों और योजनाओं के लिए अनावश्यक निविष्टियां प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रिय विद्यार्थियों हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहे हैं कि भारत की योजना आयोग, ठीक है, जिसका नाम अब बदल के क्या हो गया, नीति आयोग हो गया, उसका अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं, योजना मंत्री होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए, ठीक है, अब 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ ये समझते हैं। कह रहे हैं कि भारत की योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति, ठीक है, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? प्रिय विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं कि केलकर समिति, ठीक है, केलकर केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? क्या वह गृह विभाग से संबंधित है, मानव संसाधन विकास, ठीक है, से संबंधित है, वित्त विभाग से या रेल विभाग से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? केलकर समिति वित्त विभाग से संबंधित है। ठीक है, केलकर समिति किससे संबंधित है? वित्त विभाग से संबंधित है। पुनः सुनिए, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे केलकर समिति किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि केलकर समिति वित्त विभाग से संबंधित है। ठीक है, वित्त विभाग से संबंधित है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं कि केलकर समिति वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। ठीक है, वित्त मंत्रालय के सलाहकार रहे डॉक्टर विजय केलकर इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, वित्त मंत्री के जो वित्त मंत्रालय के सलाहकार थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे पड़ा डॉक्टर विजय केलकर, ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया। पहली समिति प्रत्यक्ष कर कानून में सुधार के लिए तथा दूसरी समिति अप्रत्यक्ष करों में संशोधन के बारे में नियुक्त की गई थी। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि हमसे एग्जामिनर ये पूछा कि भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए ये भी रिपीट, ठीक है, भारतीय सदन के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? क्या चेयरमैन करता है, उपाध्यक्ष करता है, अध्यक्ष करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। अब विकल्प में यही लोकसभा अध्यक्ष लगा दे, ठीक है, और अध्यक्ष भी लगा दे तो लोकसभा अध्यक्ष सही होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं 21 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि कमला प्रसाद विशेषर, ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि कमला प्रसाद विशेषर कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? देखिए करंट से प्रश्न है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग पढ़ने में क्या जा रहा है कि कमला प्रसाद विशेषर कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? नेपाल के, ठीक है, जमैका के, त्रिनिदाद और टोबैको के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो त्रिनिदाद और टोबैको के। ठीक है, कमला प्रसाद विशेषर, ठीक है, कमला प्रसाद विशेषर कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो कमला प्रसाद विशेषर कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो त्रिनिदाद तथा टोबैको के हैं। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि कमला प्रसाद विशेषर कहाँ के प्रधानमंत्री, तो त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए प्रश्न काल में कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद और टोबैको की प्रधानमंत्री थी। ठीक है,
ये 7वीं किंतु प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, इसलिए पूछ लिया गया एग्जाम में। उनका कार्यालय 26 मई 2010 9 सितंबर 2015 तक था। वर्तमान में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ रोली हैं, ठीक है, कीथ रोली हैं। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि आगामी सार्क सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए चीन, बांग्लादेश, नेपाल, जापान, ठीक है। तो उस समय क्या है, 14 में जो आगामी होने वाला था वो कहाँ होने वाला था, नेपाल में होने वाला था, ठीक है, नेपाल में होने वाला था। व्याख्या को देखते हैं, हमसे कह रहे हैं कि 18वां सार्क सम्मेलन काठमांडू नेपाल में 26-27-2014 को संपन्न हुआ, नवंबर को संपन्न हुआ। जबकि 19वां सार्क सम्मेलन पाकिस्तान के इस्लामाबाद 2016 को आयोजित करने का फैसला था, किंतु उड़ी जम्मू कश्मीर भारत के हमले के बाद भारत सहित 6 देशों के बहिष्कार करने के कारण यह सम्मेलन रद्द कर दिया गया। चूंकि परीक्षा 22 2015 को संपन्न हुई थी और आगामी सार्क सम्मेलन पर प्रश्न पूछा जा रहा है जो वर्ष 2016 में पाकिस्तान में प्रस्तावित था, जो विकल्प नहीं है, अतः पूर्व का वर्ष 2014 उत्तर के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। अगले सार्क सम्मेलन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो इसका उत्तर नेपाल माना गया, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न। अब देखिए ये प्रश्न रिपीट है, हमसे पुनः पूछ रहे हैं कि भारत भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। क्या अभिषेक बच्चन है, अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण है। प्रश्नकाल में भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण थी। वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे 24 नंबर का प्रश्न पूछा ये जा रहा है कि ओणम का त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। ओणम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। इसी का नाम है ओणम, भी इसी को कह देते हैं ओणम, ठीक है, या प्रोनाउंसिएशन करें ओणम, ठीक है। दोनों चर्चित है। अब देखिए कह रहे हैं कि कहाँ मनाया जाता है, क्या तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या केरल में, ठीक है। तो केरल में मनाया जाता है। ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ओणम का त्योहार केरल में मनाया जाता है, ठीक है। अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि ओणम का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ओणम ओणम का त्योहार या ओणम का त्योहार केरल में मनाया जाता है। ओणम, ठीक है, या ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे के विषय वस्तु पूछ ले किस कारण ओणम मनाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा राजा महाबली के स्वागत में, ठीक है, प्रतिवर्ष आयोजित होता है। कब, सितंबर में। किसका प्रमुख त्योहार है, तो केरल का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। अब देखिए अब हमसे पूछ रहे हैं कि साइना नेहवाल किससे जुड़ी है, ठीक है। क्या वो अभियंत्रण है, ठीक है, इंजीनियरिंग से जुड़ी है, खेल से जुड़ी है, सेना से जुड़ी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो खेल से जुड़ी है। आपको पता होगा बैडमिंटन की खिलाड़ी है। अब देखिए साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। वर्ष 2009 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2009 से 10 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अब देखिए वर्ष 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अब हमारे सामने अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान अनुसंधान कहाँ स्थित है, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ठीक है, संस्थान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्या वह मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है, या फिर नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है। प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, ठीक है, केंद्रीय औषधि, ठीक है। अगर आपसे पूछे सेंट्रल ड्रग रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट इज बेस्ड इन दी सिटी ऑफ लखनऊ, कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अब देखिए व्याख्या को देखते हैं हम लोग। हमने बताया ये जा रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक, ठीक है, अनुसंधान परिषद CSIR के संरक्षण में संचालित है। इसका उद्घाटन 17 फरवरी 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अब देखिए अगर हमसे पूछे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में। किसने स्थापना किया, तो 1951 में, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। अब देखिए यह प्रश्न भी रिपीट है, ठीक है, पेडागॉजी किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 16 में यह प्रश्न पूछा कि बच्चों को सिखाने और पढ़ाने को क्या कहते हैं, ठीक है, इस तरह से प्रश्न बना, ठीक है, उसकी कला को क्या कहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ प्रश्न बन गया पेडागॉजी किससे जुड़ा है या पेडागॉजी किससे जुड़ा है, ठीक है। अब देखिए प्रयोगशाला से, ठीक है, या
व्यायामशाला से, पुस्तकालय से या पठन पाठन शिक्षण कार्य से। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर होगा पेडागॉजी इज रिलेटेड टू टीचिंग। ठीक है, पेडागॉजी इज रिलेटेड टू टीचिंग। अब देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। हमसे पूछा जा रहा है कि कोठारी कमीशन किससे संबंधित है। देखिए यह भी रिपीट प्रश्न है, कोठारी कमीशन किससे संबंधित है। ठीक है, केंद्र एवं राज्य संबंध से, वित्त से, शिक्षा से या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, शिक्षा से कब आया, 1964 में आया। ठीक है, अब देखिए कोठारी आयोग की नियुक्ति जुलाई 1964 में, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना इनसे। ठीक है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, अब कोठारी नाम ना दे लास्ट में तो क्या करेंगे, इसलिए दौलत सिंह को याद कर लीजिएगा। ठीक है, दौलत सिंह, शिक्षा में बहुत दौलत है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन। ठीक, इस आयोग में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों के में प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत एवं नीतियों की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया गया। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च अर्थात विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न, हमसे अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है। अब देखिए एक बार प्रश्न बना कि इसकी स्थापना कब हुई, अब देखिए प्रश्न पूछ लिया कि कहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों की प्रकृति पर। हमसे कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कालीकट। ठीक है, मतलब यूजीसी का मुख्यालय पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नई दिल्ली में या चेन्नई में। ठीक है, तो नई दिल्ली में कब हुआ स्थापना इसकी, 1956 में। पहली बार संशोधित 1953 में हुई थी। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना नवंबर 1956 में एक सामवेदिक संस्था के रूप में, ठीक है, हुई थी। वर्तमान में इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र पुणे है। ठीक है, 6 क्षेत्रीय केंद्र में कौन है, पुणे, हैदराबाद। ठीक है, यह भी प्रश्न बन सकता है, देखा निम्न में से कौन यूजीसी के क्षेत्रीय केंद्रों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो उसमें ऐसे विकल्प बना सकता है, या कौन सम्मिलित है इस तरह से पूछ सकता है। तो पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में स्थापित है, यूपी में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमारे सामने आज का अंतिम प्रश्न, हमसे ये पूछा ये जा रहा है कि शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों। ठीक है, शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों। कह रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों होना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ नहीं होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, बल्कि क्या सही उत्तर होगा कि वस्तुनिष्ठ और क्या होना चाहिए। ठीक है, शोध में व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों होना चाहिए। ठीक है, शोध में व्यक्ति को, ठीक है, शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए व्याख्या में देखते हैं क्या बता रहा है हमसे। हमसे कह रहा है कि शोध में एक व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ व व्यक्तिनिष्ठ दोनों होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद, जय गुरुदेव।